हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि सभी लोग मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी सेकेंड ईयर का थर्मल फिजिक्स। और आज का जो हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो चैप्टर 4 थर्मोडाइनेमिक्स है। ठीक है, इस थर्मोडाइनेमिक्स में हम कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहले तो हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से, उसके बाद में इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव वेरिएबल के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर है थर्मल इक्विलिब्रियम या जीरोथ लॉ इसी को बोलते हैं। चौथा टॉपिक है हमारा रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, पांचवा है साइक्लिक प्रोसेस और छठा है कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। तो हम अपने इस वीडियो में इन 6 टॉपिक्स पे लेक्चर आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। ठीक है, और जो रिमेनिंग पार्ट हैं एक एक कह सकते हैं सीक्वेंस वाइज आपको वीडियो मिलते रहेंगे प्रतिदिन। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हर दिन एक एक वीडियो आपके कोर्स से रिलेटेड अपलोड करते रहता हूं, जो कि बिल्कुल सीक्वेंस वाइज होता है। और जो थर्मल फिजिक्स है हमारा पेपर फर्स्ट है और इसका ये चौथा चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स। तो बच्चों, अगर मैं बताऊं आपको, हमने पहले तो बताया था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में। और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हम एक पार्टिकल के बारे में डिस्कस कर रहे थे या मॉलिक्यूल के बारे में डिस्कस कर रहे थे। सिंपली कह सकते हैं एक सिंगल मॉलिक्यूल के हम सारे के सारे वेरिएबल के बारे में डिस्कस करते थे, जैसे प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम या जो भी वेरिएबल के बारे में हम चर्चा करते थे वो एक पार्टिकुलर मॉलिक्यूल के बारे में हम डिस्कस करते थे। लेकिन ये जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, इस थर्मोडायनेमिक सिस्टम में हमें मैक्रोस्कोपिक पार्ट लेना होगा। मैक्रोस्कोपिक पार्ट का मतलब यह हुआ कि जो भी स्टेट वेरिएबल्स आप डिस्कस करेंगे वो होल सिस्टम के लिए होगा, न कि एक सिंगल मॉलिक्यूल के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, अगर हम बात करें थर्मोडायनेमिक्स का, तो थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है इसके बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ पे थर्मो का मतलब क्या हो गया? हीट। ओके, थर्मो मतलब क्या हो गया? हीट। और डायनेमिक्स मतलब क्या हो गया? ट्रांसफॉर्मेशन या फ्लो कह सकते हो। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन कह सकते हैं या फिर क्या कह सकते हैं? फ्लो। तो सिंपल सी बात है कि थर्मोडायनेमिक्स में क्या होता है? हीट का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। सिर्फ हीट नहीं कह सकते हैं, जब भी एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो हम कहेंगे कि वहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स है। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स क्या है? इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डिस्कस अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। तो लगभग आपको समझ में आ गया होगा कि थर्मोडायनेमिक्स क्या करता है या क्या होता है। ठीक है, अभी मैं बता रहा था आपको कि जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम है या जो भी थर्मोडायनेमिक चैप्टर है, इस चैप्टर में हम एक कंप्लीट सिस्टम के बारे में स्टडी करते हैं। कंप्लीट सिस्टम बोले तो जैसे सपोज कर लो कि यहाँ पर हमने एक कंटेनर लिया है, एक क्लोज्ड कंटेनर लिया है और इस क्लोज्ड कंटेनर में बहुत सारे गैस के मॉलिक्यूल अवेलेबल हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे गैस के मॉलिक्यूल अवेलेबल हैं। अगर मैं कहता हूँ आपसे, अगर मैं कहता हूँ कि सिस्टम का टेम्परेचर क्या है, तो वहाँ पर आप एक पार्टिकुलर मॉलिक्यूल का टेम्परेचर नहीं बता सकते। ठीक है ना, यहाँ पे आप पार्टिकुलर मॉलिक्यूल का टेम्परेचर नहीं बता सकते हैं। आप क्या कहेंगे कि पूरे सिस्टम का टेम्परेचर मान लो 273 केल्विन है, तो कहोगे सर पूरे सिस्टम का टेम्परेचर है 273 केल्विन। अगर मैं कहता हूं कि पूरे सिस्टम का प्रेशर कितना है, अगर हम कह रहे हैं कि 1 atm प्रेशर है, तो कहोगे कि सर पूरे सिस्टम का प्रेशर 1 atm है। ठीक है, या वॉल्यूम की बात करें तो पूरे सिस्टम के वॉल्यूम की बात करते हैं। और जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस थी उसमें हम एक पार्टिकुलर मॉलिक्यूल के स्टेट वेरिएबल को डिस्कस करते थे, यानी कि उसे जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस थी उसे हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे पढ़ रहे थे, और जो थर्मोडायनेमिक्स है, थर्मोडायनेमिक्स को हम मैक्रोस्कोपिक लेवल पे स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिएगा, मैं एक चीज़ बार बार कह रहा हूँ, सिस्टम। तो देखो सिस्टम क्या होता है इसके बारे में चर्चा करते हैं। हमारे पूरे यूनिवर्स में, हमारे पूरे ब्रह्मांड में जितना पार्ट एनालिसिस किया जाता है या अंडर ऑब्जर्वेशन होता है उसे हम कहते हैं सिस्टम। जैसे हम कह सकते हैं कि हमारा पूरा यूनिवर्स है और इस पूरे यूनिवर्स में हम एक छोटा सा बैलून लेते हैं। ठीक है, और उस बैलून के बारे में हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। तो जो बैलून है, बैलून भी तो पूरे सिस्टम का एक हिस्सा, सॉरी पूरे ब्रह्मांड का एक हिस्सा हो गया। लेकिन ये क्या है? ये जो बैलून है वो अंडर ऑब्जर्वेशन है, तो बैलून क्या हो गया? हमारा सिस्टम हो गया। एक वाटर बॉटल लेते हैं, अगर हम वाटर बॉटल के बारे में स्टडी करते हैं, उसमें जितने भी वाटर मॉलिक्यूल हैं उनके बारे में यदि हम स्टडी करते हैं, तो जो वाटर बॉटल है इस पूरे ब्रह्मांड का वह पार्ट हो गया जिसके बारे में हम एनालिसिस कर रहे हैं या ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। तो वाटर बॉटल क्या हो गया? एक सिस्टम हो गया। अगर हम बात करते हैं सिलेंडर का, एक सिलेंडर ले लिया, उस सिलेंडर में बहुत सारे गैस के मॉलिक्यूल अवेलेबल हैं, तो कंप्लीट सिलेंडर क्या हो गया? एक सिस्टम हो गया, क्योंकि उसके बारे में हम ऑब्जर्वेशन करने वाले हैं। तो सिस्टम क्या है? हमारे पूरे ब्रह्मांड का वह हिस्सा जो अंडर ऑब्जर्वेशन होता है उसे हम कहते हैं सिस्टम। ठीक है, सिस्टम देखो, सिस्टम जनरली
3 टाइप का हो सकता है या 4 टाइप ऐसे कह सकते हैं आप, सिस्टम 4 टाइप का होगा। एक होता है हमारा ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम हमने क्या किया, एक बकेट लिया हुआ, एक बाल्टी है और इस बाल्टी में हमने पानी रखा हुआ है, ठीक है, और ये ओपन है। मतलब ये कह सकते हो सिंपली कि इसके जो मॉलिक्यूल हैं वो बाउंड्री के बाहर भी जा सकते हैं इवेपोरेट होकर के। बाउंड्री मतलब क्या हो गया कि जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करने का काम करता है उसको बाउंड्री कहते हैं। अभी उस पर आते हैं। तो फिलहाल इतना समझ लो कि कह सकते हैं क्या कि ये ओपन कंटेनर है, तो इस ओपन कंटेनर के मॉलिक्यूल बाहर निकल सकते हैं, ठीक है। तो एक हो गया, ये हमारा ओपन सिस्टम हो गया। दूसरा है क्लोज्ड सिस्टम। क्लोज सिस्टम मतलब क्या है कि अगर मान लो हमने जैसे ये जो क्यूब लिया था, इस क्यूब में हमने कहा था कि गैस के मॉलिक्यूल फील्ड हैं और ये क्यूब कंप्लीटली क्लोज्ड है, तो इस कंडीशन में आप कह सकते हैं कि ये जो क्यूब होगा, जस्ट मिनट, ये जो क्यूब होगा, ये क्यूब क्या होगा, एक क्लोज्ड सिस्टम हो गया। तो दूसरा हो गया हमारा क्लोज सिस्टम। तीसरा है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या होता है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। अगर हम बात करें एक आइसोलेटेड सिस्टम की, तो उसको बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं होता, वो आइसोलेट होता है। आइसोलेट होने का मतलब क्या है, जैसे अभी कोरोना काल चल रहा था, तो आप जानते हैं कि जो जिसको भी कोरोना हो जा रहा था उसको आइसोलेशन वार्ड में हम रख देते थे। तो आइसोलेशन वार्ड क्या था, बेसिकली अगर हम आइसोलेशन वार्ड की बात करें तो वहाँ पर जिस पर्सन को कोरोना हुआ रहता था उसे हम एक कमरे में रख देते थे, उसको बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं होता था, ना तो वो किसी के पास जाएगा, ना किसी से बात करेगा, ना कुछ, वो अपने अंदर ही रहेगा, एक कमरे के अंदर ही सेपरेट रहेगा, ठीक है। वही कंडीशन होता है आइसोलेटेड सिस्टम का। अगर हम इसी को कहते हैं कि एक आइसोलेटेड सिस्टम है, तो इस आइसोलेटेड सिस्टम में जो टेम्परेचर है, प्रेशर है, इसका वॉल्यूम है, फोर्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, ये सारे के सारी चीज़ें फिक्स्ड रहेंगी, ठीक है। इसको बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं है, ना तो बाउंड्री इस पर कोई फोर्स लगा सकती है, ना कोई टेम्परेचर लगा दे सकती है, ना तो कोई प्रेशर लगा सकती है। सिंपली कह सकते हो कि इसको बाहर से कोई मतलब नहीं है। इसे हम बोलते हैं एक आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। एक है थर्मली इंसुलेटेड सिस्टम। थर्मली इंसुलेटेड सिस्टम, इंसुलेटेड सिस्टम, इसका मतलब क्या है, अ सिस्टम which are having within a adiabatic boundary is called thermally insulated system। तो लगभग आप समझ गए होंगे कि ये सिस्टम क्या होता है और कितने प्रकार का होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं सराउंडिंग के बारे में। सराउंडिंग आप सभी जानते होंगे, आप लोगों को ये पता होगा कि जैसे अगर हम पूरे अपने ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं, ब्रह्मांड का वह हिस्सा, हमारी यूनिवर्स का वह हिस्सा जो अंडर ऑब्जर्वेशन होता है उसे हम कहेंगे सिस्टम। मतलब इसके अलावा जो बचा वो सारा कह सकते हैं कि सराउंडिंग हो गया, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, सराउंडिंग सारे नहीं कहलाएंगे। सिंपली कह सकते हैं सराउंडिंग हम उसे कहेंगे जो हमारे सिस्टम को अफेक्ट कर सके, ठीक है। इसके चारों तरफ का वह एरिया या वह रीजन जो हमारे सिस्टम को अफेक्ट कर सकता है उसे हम बोलते हैं सराउंडिंग, ठीक है। अफेक्ट करने का मतलब क्या है, जो इसके टेम्परेचर को बढ़ा दे, प्रेशर को बढ़ा दे, ठीक है, या फिर वॉल्यूम को बढ़ा दे, मतलब जो भी सिंपली कह सकते हैं आप कि इसके चारों तरफ का वह रीजन जो हमारे सिस्टम को अफेक्ट कर सकता है उसे हम बोलते हैं बाउंड्री, सॉरी सराउंडिंग्स, इसको बोलते हैं हम लोग सराउंडिंग। और एक चीज़ ध्यान देना कि जो हमारा सिस्टम है वो सिस्टम और सराउंडिंग दोनों एक दूसरे से सेपरेट होते हैं बाय ए बाउंड्री, और उस या कह सकते हो बाय ए वॉल, और उस वॉल को हम बोलते हैं बाउंड्री। जैसे अगर हम बात करें, हमारा एक वाटर बॉटल है, ठीक है, ये हमारा एक, चाहे सिंपली कह सकते हो हमारा एक कोई बॉटल है, और इस बॉटल को हमने क्या किया है, सेपरेट कर दिया है फ्रॉम दिस कंटेनर, ठीक है ना। ये सिस्टम हो गया। इस सिस्टम में सपोज करिए बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल अवेलेबल हैं, और हमने क्या किया है, देख रहे हैं कि ये जो बॉटल है, बॉटल का ये जो हिस्सा है ये क्या है, एक बाउंड्री है, क्योंकि इसके बाहर जो है, इसके बाहर ये सब क्या है, सराउंडिंग है। और हम देख रहे हैं कि जो सराउंडिंग है, सराउंडिंग इस सिस्टम से सेपरेटेड है बाय अ वॉल, एंड दैट वॉल इज कॉल्ड बाउंड्री, ठीक है। देखो जो बाउंड्री होता है, बाउंड्री बेसिकली 2 टाइप का होता है। एक है डायाथर्मिक बाउंड्री, और दूसरा होता है एडियाबेटिक बाउंड्री, ठीक है।
देखो डायाथर्मिक बाउंड्री क्या होता है इसके बारे में चर्चा करते हैं। डायाथर्मिक, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट हो जाता है, ठीक है। वह बाउंड्री जिससे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस कर सकता है, उस बाउंड्री को हम बोलते हैं डायाथर्मिक बाउंड्री। जैसे सपोज कर लो कि हमने क्या किया, यहाँ पे 2 कंटेनर लिया है और दोनों कंटेनर को हम डायाथर्मिक बाउंड्री से सेपरेट किए हुए हैं। एक कंटेनर ए है, दूसरा कंटेनर बी है, और दोनों इनक्लोज्ड है बाई एडियाबेटिक बाउंड्री। इसको हमने मान लिया एडियाबेटिक बाउंड्री, और ये है हमारा डायाथर्मिक बाउंड्री, ठीक है। ये हमारा सिस्टम ए है। सिस्टम ए में भी कुछ गैस मॉलिक्यूल अवेलेबल हैं और सिस्टम बी में भी कुछ मॉलिक्यूल्स अवेलेबल हैं, ठीक है। इस कंडीशन में अगर एक डायाथर्मिक बाउंड्री से सेपरेट होंगे तो जो हमारा हायर टेम्परेचर वाला जो मॉलिक्यूल होगा या सिस्टम होगा, जो हायर टेम्परेचर वाला जो सिस्टम होगा, उस सिस्टम से लोअर टेम्परेचर वाले में हीट का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। जैसे सपोज करते हैं कि अगर टेम्परेचर ऑफ ए इज ग्रेटर देन टेम्परेचर ऑफ बी, इन दिस केस जो टेम्परेचर ए का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा है, इसके कारण ए का जो कुछ हीट होगा, कुछ अमाउंट ऑफ हीट ए से बी में ट्रांसफ़र होगा, और तब तक ट्रांसफ़र होगा जब तक दोनों का वैल्यू एक बराबर ना हो जाए। यानी टी ए और टी बी का वैल्यू जब तक एक बराबर ना हो जाए तब तक हीट का ट्रांसफॉर्मेशन होता रहेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डायाथर्मिक बाउंड्री है, और डायाथर्मिक बाउंड्री में क्या होता है कि हीट का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। दूसरा है आपका एडियाबेटिक बाउंड्री। एडियाबेटिक बाउंड्री का मतलब ये है कि जिसको बाहरी दुनिया से मतलब नहीं है, यानी कि सिंपली कह सकते हो ये जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री इस पूरे सिस्टम को और बाउंड्री को कंप्लीटली सेपरेट कर दे रहा है। यहाँ पर एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो सकता है। यानी कि जो एडियाबेटिक बाउंड्री होगा वो कह सकते हो जो सराउंडिंग है, सराउंडिंग की हीट को ना तो अंदर आने देगा और ना ही अंदर की हीट को बाहर जाने देगा। तो यह बाउंड्री जो होगा वो कहलाएगा एडियाबेटिक बाउंड्री कहलाएगा, ठीक है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे बताएं आपको, तो एक सिंपल सा वाटर बॉटल ले लो। जैसे आप जानते हैं कि जो बिसलरी वगैरह का जो वाटर बॉटल आता है, उस पानी को ले लो। अगर मान लो वो पानी ठंडा है, ठीक है, उस ठंडे पानी को आप यहाँ पे रख दे रहे हैं, अपने कमरे में रख देते हैं, तो देखेंगे कि जो आपके कमरे का टेम्परेचर होगा धीरे धीरे करके वो जो ठंडा पानी है उस टेम्परेचर को अटेन करना शुरू कर देगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि इसका जो कूलनेस है वो कूलनेस ख़त्म हो जाएगा, और जो अगर हमारे कमरे का टेम्परेचर यदि ज़्यादा है तो इस वाटर बॉटल का भी टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, और इसके अंदर जो भी वाटर मॉलिक्यूल हैं उनका भी टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। और यदि ठंडी का मौसम है और आपने गर्म पानी करके रखा हुआ है इस सिंपल से बॉटल में, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे करके उसका हीट कम होता रहेगा, और जो हमारे कमरे का जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर को अटेन कर लेगा। यानी कि सिंपली हमारे सराउंडिंग को क्या कर लेगा, अटेन कर लेगा, सराउंडिंग के टेम्परेचर को अटेन कर लेगा। तो वहाँ पर देखो, वहाँ पर बॉटल तो है, उसमें कैप भी लगा हुआ है, लेकिन हीट का ट्रांसफॉर्मेशन हो जा रहा है सिस्टम से बाउंड्री में, या कह सकते हो बाउंड्री से बाउंड्री नहीं, बार बार मैं बाउंड्री कह दे रहा हूँ, सिस्टम से सराउंडिंग में, या फिर कह सकते हो सराउंडिंग से सिस्टम में हीट का ट्रांसफॉर्मेशन हो जा रहा है। तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि वो जो वॉल है वो डायाथर्मिक वॉल है या डायाथर्मिक बाउंड्री है, ठीक है। अब अगर हम बात करें एडियाबेटिक बाउंड्री की, तो एडियाबेटिक बाउंड्री का एग्जाम्पल लेते हैं, थर्मस ले लेते हैं, ठीक है। थर्मस में हम क्या करते हैं, गर्म चाय को रख देते हैं, तो आप देखेंगे कि शाम तक वो चाय गर्म ही रहती है, ठीक है। या अगर आप ठंडे पानी को उस थर्मस में रख देते हैं तो आप देखेंगे कि शाम तक वो थर्मस उस पानी को ठंडा ही रखा रहेगा। इसका मतलब क्या है कि वो जो थर्मस है उस थर्मस के वॉल एडियाबेटिक वॉल हैं, जो कि सराउंडिंग के टेम्परेचर को ना अंदर आने दे रहे हैं और ना ही अंदर के टेम्परेचर को बाहर जाने दे रहे हैं। तो सिंपली कह सकते हैं कि वो जो वॉल है, जो थर्मस का जो वॉल है वो क्या है, एक एडियाबेटिक वॉल है। तो लगभग आप समझ गए होंगे कि एडियाबेटिक वॉल या एडियाबेटिक बाउंड्री और डायाथर्मिक बाउंड्री क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इंटेंसिव और एक्सटेंसिव वेरिएबल क्या होते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। इंटेंसिव वेरिएबल का मतलब ये है कि ऐसे वेरिएबल्स जो मास पर डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, दोज वेरिएबल्स विच डिपेंड्स ऑन मास आर कॉल्ड इंटेंसिव वेरिएबल। ऐसे वेरिएबल जो मास पर डिपेंड होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, इंटेंसिव वेरिएबल। और जो वेरिएबल मास पर डिपेंड नहीं होते उन्हें हम क्या बोलते हैं, एक्सटेंसिव वेरिएबल, ठीक है। तो दोज वेरिएबल्स विच डू नॉट डिपेंड ऑन mass are called extensive variable and the variables which depends on mass are called intensive variable, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा
थर्मल इक्विलिब्रियम। तो देखते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम, तब तक मैं इसे इरेज करता हूँ क्योंकि जगह काफ़ी कवर कर लिया है। चलो यहाँ पे देखते हैं। जीरोथ लॉ देखो क्या कहता है, इसको थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं या फिर कहते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखिएगा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। सपोज कर लो कि यहाँ पर ए और बी एक सिस्टम है, एक नहीं दो सिस्टम है, ठीक है। ए और बी दो सिस्टम हैं और दोनों सिस्टम एक दूसरे से एडियाबेटिक वॉल से सेपरेट हैं। जो हमने डैश किया हुआ है ये डायाथर्मिक वॉल है, ये हमने क्या बनाया, डायाथर्मिक वॉल बना दिया है, या फिर बाउंड्री कह सकते हो, बाउंड्री बना दिया। और जो हमने डैश नहीं किया हुआ है ये क्या है, एडियाबेटिक बाउंड्री है, एडियाबेटिक बाउंड्री, ठीक है, या वॉल कह सकते हैं। यहाँ पे हमने मान लिया ए, दिस इज बी, और हमने मान लिया तीसरा है सी। तीन सिस्टम है यहाँ पे। अगर मान लो ए और बी एक दूसरे से एडियाबेटिक वॉल से सेपरेट हैं और बी एंड सी या कह सकते हो ए एंड सी डायाथर्मिक वॉल से सेपरेट हैं, तो इस कंडीशन में टेम्परेचर ऑफ ए, टेम्परेचर ऑफ बी और टेम्परेचर ऑफ सी, ये तीनों ही टेम्परेचर एक समान होंगे, ठीक है। टेम्परेचर ऑफ ए, टेम्परेचर ऑफ बी और टेम्परेचर ऑफ सी तीनों एक समान होंगे। यानी कि ये कैसे होगा, एक इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अगर हम बात करें जीरोथ लॉ की, तो जीरोथ लॉ क्या कहता है कि अगर सपोज कर लो कि दो सिस्टम है, एक सिस्टम ए है दूसरा सिस्टम बी है, दोनों सिस्टम एक दूसरे से एडियाबेटिक वॉल से सेपरेट है और दोनों ही सिस्टम एक दूसरे सिस्टम सी से अटैच है जो कि डायाथर्मिक वॉल है, तो इस कंडीशन में द टेम्परेचर ऑफ ए विल बी इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ बी विल बी इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सी। देखो ऐसा क्यों होगा ये मैं समझाता हूँ आपको, क्योंकि ए और सी दोनों जो है कह सकते हो डायाथर्मिक वॉल से सेपरेट है, तो जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा उसमें से कम वाले में हीट का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। मान लेते हैं ए का टेम्परेचर ज़्यादा है तो ए से हीट का ट्रांसफॉर्मेशन किस में होगा, सी में, ठीक है। और मान लेते हैं टेम्परेचर ऑफ सी इज ग्रेटर देन टेम्परेचर ऑफ बी, तो इस कंडीशन में सी से हीट का ट्रांसफॉर्मेशन किस में हो जाएगा, बी में हो जाएगा। तो सिंपली कह सकते हो और ये ट्रांसफॉर्मेशन तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों ये दोनों भी और ये तीसरा मतलब तीनों जब तक इक्विलिब्रियम स्टेट में ना जाए तब तक हीट का ट्रांसफॉर्मेशन होता रहेगा। तो जीरोथ लॉ यही कहता है कि इस कंडीशन में तीनों का टेम्परेचर जो होगा वो एक समान होगा, ठीक है। तो तब तक आप चाहे कुछ नोट करना तो इसमें नोट कर सकते हैं, ठीक है। फिर मैं इसे वीडियो को पॉज करके इरेज करता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। हमारा अगला टॉपिक है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस देखो क्या है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जो चेंजेज, अभी मैं चेंजेज की अगर बात करूं, प्रोसेस की बात छोड़ दो, अगर हम चेंजेज की बात करते हैं तो आप जानते हैं कि दो तरह के चेंजेस होते हैं, एक होता है रिवर्सिबल चेंज और दूसरा होता है इरिवर्सिबल चेंज, ठीक है। रिवर्सिबल चेंज का मतलब क्या है कि ऐसे चेंजेस जिसमें हम पहले के पोजीशन को अटेंड कर सकें या पहले की स्टेट को अटेंड कर सकें, उस चेंज को बोलते हैं रिवर्सिबल चेंज। और जिसमें हम पहले की स्टेट को अटेंड ना कर सकें वो क्या होगा, इरिवर्सिबल चेंज। जैसे अगर हम बात करें पानी का, पानी से बर्फ़ बन सकता है और बर्फ़ से फिर पानी भी बन सकता है, तो वो क्या है, एक रिवर्सिबल चेंज है, ठीक है। और अगर हम बात करें फूड का, जैसे फूड को आपने पका दिया है, भोजन बना दिया है, तो कह सकते हो वो क्या हो गया, केमिकल चेंज हो गया, क्योंकि फिर से हम भोजन के रॉ मटेरियल को ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर भी सेम वही कंडीशन है। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब क्या है कि वह प्रोसेस जिसमें जो हमारा सिस्टम है पहले की स्टेट को अटेन कर सके उसे बोलेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस, और एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हमारा सिस्टम पहले के स्टेट वेरिएबल को अटेन ना कर सके वो क्या कहलाएगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस कहलाएगा। नेक्स्ट हमारा साइक्लिक प्रोसेस है। साइक्लिक प्रोसेस का मतलब देखो क्या है कि अगर सपोज कर लो कि जो हमारा सिस्टम है, सिस्टम सिंपली कह सकते हो कि जिस स्टेट में है फिर पहले की स्टेट में यदि वापस आ जाए तो वहाँ पे हम क्या कहेंगे, साइक्लिक प्रोसेस कहेंगे। जैसे हम सपोज कर लो कि पॉइंट ए पर हैं, ए से बी पर आ गए, बी से सी पर आ गए, सी से डी पर आ गए और डी से फिर ए पर आ गए, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक साइकिल में मूव कर रहे हैं, ठीक है। और ये प्रोसेस क्या होगा, साइक्लिक प्रोसेस होगा। तो वही कंडीशन है कि यहाँ पर जो भी मॉलिक्यूल्स हैं वो अपने पहले के स्टेट में या कह सकते हो इनिशियल स्टेट में यदि कम बैक कर लेते हैं तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि जो हमारा प्रोसेस है वो एक साइक्लिक प्रोसेस है। जो हमारा अगला टॉपिक है कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, तो देखते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन क्या होता है। जनरली इट इज़ डिफाइंड एज द फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम
पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन क्या होता है, पहले मैं इसे समझाता हूँ आपको। एक बात बताओ, जैसे हम जानते हैं कभी भी किसी मटेरियल को हीट करेंगे तो वो मटेरियल एक्सपेंड करता है, ठीक है। एक्सपेंड कैसा करेगा, ज़्यादा एक्सपेंशन होगा कि कम एक्सपेंशन होगा, वो डिपेंड करेगा इसके कोफिशिएंट पे। जैसे अगर हम बात करें स्टील का एक्सपेंशन अलग होगा, आयरन का एक्सपेंशन अलग होगा, प्लास्टिक का एक्सपेंशन अलग होगा। जैसे अलग अलग मटेरियल हैं, अलग अलग मटेरियल का जो एक्सपेंशन होगा ऑन हीटिंग वो डिफरेंट होगा। यानी कि कुछ तो ऐसा कैरेक्टर इनके अंदर है जो इनके कह सकते हो नेचर को अलग कर रहा है, या कह सकते हो जो एक्सपेंशन है उस एक्सपेंशन को डिफरेंट फॉर्म में कर रहा है, ठीक है। एंड दैट फिनोमेना इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन समझ गए होंगे आप लोग कि कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन क्या होता है। तो आइए देखते हैं, इसका यहाँ पे फार्मूला दिया हुआ बीटा इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू, अगर मान लो डेल्टा टी टेंस टू 0 ना हो उस कंडीशन में हो जाएगा बीटा इज इक्वल्स टू 1/v डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी, यानी फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है, या कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन कह सकते हो। अगर सपोज कर लो कि यहाँ पे डेल्टा टी टेंस टू 0 हो जाए, यहाँ पे लिमिट लग जाए कि डेल्टा टी टेंस टू 0 है, ये लिमिट मान लो लग गया, तो हम जानते हैं कि ये जो हमारा वैल्यू है जो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी है वो डी वी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, या कैसे डेल वी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हो क्या, बीटा इज इक्वल्स टू, देखिएगा यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें, बीटा इज इक्वल्स टू मिल जाएगा 1/v डेल वी अपॉन डेल टी, ठीक है। ये हमें बीटा का वैल्यू मिल गया। एंड फॉर मोलर स्पेसिफिक वॉल्यूम, मोलर स्पेसिफिक या मोलर वॉल्यूम लिखते हैं, मोलर वॉल्यूम, फॉर मोलर वॉल्यूम में हम इस v को स्मॉल v से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलर वॉल्यूम क्या होता है, मोलर वॉल्यूम का मतलब होता है, स्मॉल v का मतलब होता है वॉल्यूम पर यूनिट मोल, ठीक है, उसको हम बोलते हैं मोलर वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पे मोलर वॉल्यूम के अगर टर्म में लिखोगे तो उस कंडीशन में मिल जाएगा 1/v इन ब्रैकेट डेल स्मॉल v अपॉन डेल टी हो गया। ये क्या हमारा मोलर वॉल्यूम है, ये दोनों ही क्या है, फी क्या है, मोलर वॉल्यूम हो गया। अच्छा, एज वी नो दैट आइडियल गैस इक्वेशन आप सभी ने पढ़ा होगा। आइडियल गैस इक्वेशन बराबर क्या होता है, पी वी इज इक्वल्स टू आर टी। ये वी क्या है, मोलर वॉल्यूम है, ठीक है। पी वी इज इक्वल्स टू क्या मिल गया, आर टी हो गया। एक काम करो, डेल अपॉन डेल टी से दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर लो, इधर भी और इधर भी, वैल्यू में कोई भी चेंजिंग नहीं होने वाला है। तो लिख सकते हो क्या, पी डेल वी अपॉन डेल टी इज इक्वल्स टू आर डेल टी अपॉन डेल टी, ये टर्म हो गया कैंसिल, तो बचेगा सिर्फ आर, ठीक है ना। यहाँ पे मिल जाएगा आपको पी डेल वी अपॉन डेल टी इज इक्वल्स टू आर, और एक किस पे है, सॉरी टू से एवरीवन, लाइट कट गया था और फिर हमने बीच में ही रिकॉर्डिंग रोक दिया था। तो अभी काफ़ी देर बाद लाइट आई है, लगभग रात के 12:30 बज रहे हैं। तो अभी मैं फिर से इसको कंटिन्यू करता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है, डेल वी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर हमें मिल जाएगा आर अपॉन पी, ठीक है ना, आर अपॉन पी मिल गया। अब क्या कर लो, इसको जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, इस इक्वेशन में डेल वी अपॉन डेल टी की जगह पे इस वैल्यू को रख सकते हैं आप। तो आपको मिलेगा बीटा इज इक्वल्स टू 1/v आर अपॉन पी, ठीक है। अब जानते हैं पी वी इज इक्वल्स टू होता है, पी वी इज इक्वल्स टू आर टी होता है, ठीक है। ये क्या है, मोलर वॉल्यूम है। तो यहाँ पर कह सकते हो कि टेम्परेचर बराबर क्या हो जाएगा, पी वी अपॉन आर मिल जाएगा आपको, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए जस्ट इसका उल्टा दिया हुआ है, आर अपॉन पी वी दिया हुआ है। तो चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं बीटा इज इक्वल्स टू 1/t। तो ये भी हमें एक वैल्यू मिल गया एक्सपेंशन का, ठीक है। तो लगभग आप कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन आपको पता चल गया होगा कि कैसे हम इसके इक्वेशन को डिराइव करते हैं, या फिर कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन क्या होता है, ठीक है। तो दोस्तों आज इसी टॉपिक के साथ मैं अपने इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करता हूँ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए विदा लेना चाहेंगे। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो, ठीक है। तो और इतनी रात को हम आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो दोस्तों इतना तो हक बनता है कि आपसे रिक्वेस्ट कर सकें कि हमारे इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें,
ताकि मैं आपके लिए और भी ज़्यादा नए नए कंटेंट प्ले करके आता रहूँ। तो तब तक के लिए विदा लेंगे। जय हिंद गाइस।